हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ CS। स्टडी IQ CS में मैं हूं निर्मल, आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DPS यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे जो फंडामेंटल राइट की क्लास ख़त्म हो चुकी है, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आज जो इसकी क्लास है उसे मैं इंट्रो बताऊंगा, इसका एक छोटा सा परिचय दूंगा, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, कौन से पार्ट में है ना, कितने आर्टिकल है, कितने से क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में पूरी आज मैं बात करूँगा। आज ये पार्ट 1 है, 3 या 4 पार्टों में आपकी ये क्लास आएगी। एक और बात बता देता हूँ, इसमें जितने भी प्रावधान हैं मैं सारे प्रावधान आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। ये आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास आने वाली DPSP की क्लास यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। और ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है निर्मल 20 करके आप टाइप करेंगे तो मेरा पिक विथ नेम और टेलीग्राम चैनल की ID भी आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर मैं पूरी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आज हम क्या पढ़ेंगे वो समझ लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे परिचय। एक छोटा सा परिचय दूंगा इसका कि कैसे आया, कहाँ से कहाँ तक, कौन से पार्ट में दिए DPS वो पढ़ूंगा। फिर DPSP क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, इसके बारे में बात करूंगा। इसके 3 क्लासिफिकेशन आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि गांधीवादी प्रिंसिपल है इसका, ना समाजवादी प्रिंसिपल है और उदारवादी प्रिंसिपल। तीनों प्रिंसिपल का शॉर्टली आज मैं बता दूंगा। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इनमें आते हैं ये बताऊंगा। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक एक प्रावधान आज आपको पढ़ के बता दूंगा, है ना। और फिर आने वाली क्लास में हम वैसे भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो बताऊँगा, है ना, DPS का क्या है। देखिए, जो पार्ट 4 हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, उसमें सारे प्रावधान किसके बारे में दिए हैं, सारे प्रावधान दिए हैं DPS के बारे में। DPSP मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सारे प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिए, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 58 तक। और इसके जो प्रावधान है कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। बट जो आयरलैंड में कहाँ से लिए उन्होंने लिए स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से, और हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जो इसके प्रोविज़न है, जो इसके प्रावधान है, वो देखो, वो कोर्ट को कभी भी इंटरफेयर करने से नहीं बोलता, है ना। क्यों, देखिए, पहले क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल राइट में कि कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, इसमें इंटरफेयर कर सकता है। बट DPS में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता था तो आप कोर्ट में जा सकते थे। यदि आपका DPSP का उल्लंघन होता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। अब बस इसमें क्या दी गई है, इसमें ड्यूटी दी गई है जो स्टेट को क्या करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ नीति निर्देशक दी हुआ। अब समझते हो, नीति यानी पॉलिसी की निर्देश दी कि आपको एक पॉलिसी इन प्रावधानों को लेकर पॉलिसी बनानी होगी। अभी समझिए, while most of the fundamental are negative obligation on state। नेगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब समझना कि कहीं ना कहीं देखो, जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को कम करते हैं, लिमिट लगाते हैं, उनकी पावर लिमिटेशन करते हैं ना। बट जो DPSP है वो पॉजिटिव एप्लीकेशन है, यानी यदि वो करेगी तो करेगी, वो फ़ायदा उनका ही रहेगा। वो फ़ायदा किसका रहेगा, समाज का फ़ायदा भी रहेगा और उनका भी फ़ायदा रहेगा। तो ये कैसा है, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, वो समझिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी थी लाने के लिए। तो देखिए, जो सब्रू कमेटी गठित हुई थी 1945 में, है ना, उन्होंने सिफारिश करी कि 2 तरह के राइट्स लिखा हो, कि राइट्स 2 तरह के आप राइट्स लिखा हो। कैसे राइट, इंडिविजुअल राइट लिखा हो। कौन कौन सा राइट लाने की बात करी उन्हें, एक तो उन्होंने बात करी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट लाने की बात करी। एक वो जिसकी आवाज़
किस में उठाया जा सके, न्यायालय में उठाया जा सके, और ऐसा राइट जिसकी आवाज़ न्यायालय में ना ही उठा जा सके। और हम ये जानते भी है, देखिए अब देखिए जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता था तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते थे। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इजीली जा सकते थे। वो देखो कहीं ना कहीं वो ऑब्लिक थे, यानी राज्य ऐसा नहीं करेगी। बट डीपीएस में कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है। यदि मान लो सरकार ने निर्देश नहीं माने किसके, डीपीएसपी के, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक निर्देश दिए। वह फंडामेंटल राइट में क्या है, आदेश है। आदेश और निर्देश में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए जो डीपीएसपी सिर्फ स्टेट को डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए कुछ नीति बनानी है। कैसी नीति? यदि उनमें बात कही वेलफेयर के लिए आप नीति बनाओ, तो उनको नीति बनानी होगी, बनानी पड़ेगी नहीं, बना सकते हैं, है ना। डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए उनको सारी नीति बनानी होती है। और देखिए आगे बढ़िए। अब जो ये है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी समझना सिर्फ एक निर्देश जारी करने वाले इंस्ट्रूमेंट है ना। जो कब हुए थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया एक्ट 1935 में भी आपको देखने को मिलेंगे कि सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करना पड़ेगा नहीं, कर सकती है, या कोई स्कीम बना सकती है ना, ये ऐसा सरकार कर सकती है। इनका क्या उद्देश्य है? डीपीएसपी का सीधा ये उद्देश्य है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी बनाना है भारत में। कैसी भैया? देखो बहुत सारी वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं बिछड़ा मतलब आर्थिक रूप से भी बिछड़े हुए और सामाजिक रूप से भी बिछड़े हुए हैं, है ना। तो उनके लिए क्या बनाना, नीतियाँ बनाना पड़ेगी आपको, है ना। बहुत सारी ऐसे वर्ग है भारत में जिनको कोई रिजर्वेशन दे देती है ना, या कुछ उनके लिए नीतियाँ बना देती है, कोई स्कीम ला देती है, कोई पॉलिसी बना देती है, कोई योजनाएं कोई प्रोग्राम चलाती है ना, उनके लिए भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, तो ऐसा वो करेगी। ये क्या प्रमोट करने के लिए? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। डीएसपी आइडियल विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। यदि डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो कोई कोर्ट इन्फोर्स इसमें नहीं कर सकता। सीधी बात है। यदि डीएसपी मान लो आपने पॉलिसी दिया, आपने नहीं बनाई, तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थोड़ा ना बोलेगी कि बनानी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कर सकते। वो ना ही बोल सकती है। जो सरकार चाहे वही वो कर सकती है, राज्य जो चाहे वो कर सकती है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, है ना, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जैसा वो चाहे वो कर सकती है। बट देखिए यहाँ पर जो डीपीएस है, जब डीपीएस बना रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमारा महान जो स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्र करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की, हेल्प की, यानी कि उनके प्रिंसिपल को उठाया, उनके सिद्धांत को भी वहाँ से उठाया। जैसे इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कहीं ना कहीं किसी के सिद्धांत थे, तो उनको 3 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन से वर्ग? एक तो सोशल वर्ग, यानी सामाजिक प्रिंसिपल क्या है, सामाजिक सिद्धांत क्या रहेंगे, है ना। गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधी जी के सिद्धांत, वो भी इसमें जोड़ दिए गए, है ना। और लिबरल यानी उदारवादी सिद्धांत, इसमें भी ये भी इंक्लूड कर दिए। तो जितने भी हमारा फंडामेंटल राइट है ना, 36 से लेकर 51 तक, उनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। देखिए अब डिटेल में समझिए थोड़ा कौन से वर्ग। पहला गांधीयन प्रिंसिपल समझिए, यानी गांधीवादी सिद्धांत। इसमें कौन से आर्टिकल पढ़ने रहेंगे आपको? इसमें आर्टिकल पढ़ने रहेंगे आपको 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। देख लीजिए, मैं हटा देता हूँ एक बार। 40, 43, 43B, 46, 47 और 48,
ये सब आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? क्या अंतर्गत आते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत के अंदर आते हैं। फिर आगे बढ़िए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत। इसमें क्या क्या आता है? कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 38, 39 है ना, 39A है ना, उसके बाद 41, 42, 43, 43A एंड 47। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और समझिए लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी उदारवादी सिद्धांत। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल आता है 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ये 3 आर्टिकल आते हैं कि इसमें उदारवादी सिद्धांत में। पहले फिर से तीनों समझ लीजिए, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसमें से कौन सा आर्टिकल कौन से सिद्धांत को प्रूव करता है ना। तो फिर से समझ लिए, गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में 44, 45, 48 है ना, 48A, 49, 50 एंड 51। सारा आर्टिकल्स तीनों सिद्धांत में मैंने यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिए हैं। अब देखिए और कौन कौन सा आर्टिकल है पार्ट 4 में, 36 से लेकर 51 तक। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, फिर आने वाले क्लासेस में सारे आर्टिकल्स हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। फिर पहले 36 में आपको डेफिनेशन दी गई है स्टेट की क्या है। उसके बाद आर्टिकल 37 में आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिए जो सरकार को लागू करने होंगे, करेंगे है ना। फिर एक कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात की गई है आर्टिकल 38 में। 39 में कुछ ऐसे प्रिंसिपल की दिए गए, ऐसे सिद्धांत दिए गए जो किसको फॉलो करने होंगे? स्टेट को फॉलो करने होंगे। 39A में इक्वल जस्टिस की बात करता है, यानी समान न्याय की बात करता है ना। जो फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क न्याय सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन यानी कार्य करने का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार है। बट ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए ना, कुछ एक कंडीशन दिए, इसमें कुछ राइट्स दिए गए। 42 में किसके बारे में? ह्यूमन कंडीशन यानी जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी क्या कंडीशन रहेगी, उनके कंडीशन को जीवन स्तर उठाने की बात करता है आर्टिकल 42। अब देखिए आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है? वेतनों के बारे में बात करता है, यानी मिनिमम वेतन देना होगा, ऐसे कोई प्रावधान लाना होगा सरकार को। 43A जो भी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी उनको मैनेजमेंट में भाग लेने होगा, ऐसे कुछ स्कीम लेकर आएगी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में सिर्फ एक ही राज्य में लागू हुआ है अभी तक है ना। इसमें क्या होता है? जितने भी धर्म है उनका कानून सिर्फ एक ही रहेगा। आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है? एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 46 किसके बारे में बात करेगा? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और जितने वीकर सेक्शन है उनके उत्थान के लिए बात करेगा, यानी उनको कैसे उत्थान करना है उनका समाज में, और क्या उत्थान करना, सॉरी उनको शिक्षा और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए कुछ नीतियाँ बनाएंगी। कौन? राज्य बनाएंगे। अब आर्टिकल 47 राज्य का ये ड्यूटी होगी तो क्या करे? वो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाए है ना। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि भैया आप क्या करो? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी आप काम करो। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालक के लिए भी आप काम करो। 48A किसकी प्रोटेक्शन की बात करता है? पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 49 किसकी प्रोटेक्शन की? जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स है, जितने भी किले हैं है ना, जितने भी फोर्ट है और ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इनको सुरक्षा प्रदान करेगा राज्य। आर्टिकल 50 इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी जो कार्यपालिका है उसको कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। कौन? आर्टिकल 50।
51 किसके बारे में, जो इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी की ये बात करता है। मैंने यहाँ पर शॉर्टली आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक शॉर्टली बताएं। आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगा आपके गांधीवादी प्रिंसिपल और सोशल प्रिंसिपल हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, है ना। सारे आर्टिकल्स जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए वो भी मैं आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूँगा। ओके ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इंट्रो वाला पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है ना। अब जो आने वाले क्लासेस में मैं सारे प्रोविजंस, सारे प्रावधान आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वो क्या क्या संशोधन किए गए हैं उसमें, वो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो आने वाले क्लासेस में मैं पढ़ाऊँगा, है ना। सारे प्रोविजंस इसमें कवर कराऊंगा, एक भी प्रोविज़न आपका नहीं रहेगा। और ये क्लास स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, और जितने भी सारे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी। ओके, बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।